प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, और अंतिम ये वीडियो आप सभी लोगों को मिल रहा है। ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देख रहे हैं आप लोग का कि 2026 का ये पेपर हमारे हाथों में है प्रिय विद्यार्थियों, 829 सेट का, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। इसका भविकल्पी मैंने ऑलरेडी आप लोग को जो उपलब्ध करा दिया है दोनों ही सेशन का। अब यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के समक्ष, जो शुद्ध लाभ का, देखिए यहाँ पर जो है इसका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, फिर इसके बाद इस सेशन का बात किया जाएगा। तो देखिए शुद्ध लाभ का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों। शुद्ध लाभ का मतलब होता है आपके उत्पाद के विक्रय में से व्यवसाय चलाने की सभी लागतों को घटाने के बाद प्राप्त होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं शुद्ध लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध लाभ। नहीं, आपके उत्पाद के विक्रय मूल्य में से व्यवसाय चलाने की सभी लागतों को घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम लोग शुद्ध लाभ कहते हैं। देखिए, जैसे कहने का मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस काम को आपने स्टार्ट किया और मान लेते हैं आपको कि 10,000 का वो पूंजी लग गया उसमें, तो उसमें पूरा प्रारंभिक से लेकर अंतिम तक में 10,000 की पूंजी थी और आपने 15,000 का वो व्यवसाय किया, 12,000 का किया, 14,000 का। तो जो 14,000 जो 4,000 आप लोग को एक्स्ट्रा मिला प्रिय विद्यार्थियों, सब कुछ काट कर पूरी सबको मजदूरी देना लेना जो भी चीज़ें थी, मतलब छोटी से छोटी खर्च को भी लेकर सब अलग करके जो बचता है आपके लिए, जिस पर मालिकाना हक आपका होता है, उसे हम लोग शुद्ध लाभ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अनुक्रमणिका के कोई दो लाभ बताइए प्रिय विद्यार्थियों। तो ये कार्य को सरल बनाती है। देखिए, अनुक्रमणिका क्या है? कार्य को सरल बनाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा लाभ है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, पत्रों को फाइल में लगाने में आसानी होता है। इसमें कार्ड देखकर ही पहचान लिया जाता है कौन सा कार्ड किस ग्राहक का है, यह पहचाना जा सकता है। तो इस अनुक्रमणिका के आधार पर क्या होता है, कार्डों को ढूंढने में बहुत सुविधा मिलती है। ठीक है ना, तो कार्डों को ढूंढना बड़ा आसान होता है, कार्डों को ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है इसके दौरान। ठीक है। देखिए, व्यापारिक बैंक के रूप में अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक के क्या कार्य हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो एक दो कार्य नहीं है, बहुत सारे कार्य हैं व्यापारिक बैंकों के रूप में अगर देखा जाए तो। समाशोधन गृह के रूप में कार्य करते हैं। समाशोधन गृह के रूप में देखिए क्या कार्य होता है, स्टेट बैंक का काम होता है व्यापारिक बैंक के रूप में। सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करती है भारतीय स्टेट बैंक जो होता है, क्योंकि भारत सरकार और साथ ही साथ केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गाइडलाइन जारी करती है मुख्य रूप से स्टेट बैंक को। ठीक है, तो स्टेट बैंक क्या करता है, कार्य करता है। बैंकों का बैंक के रूप में भी भारतीय स्टेट बैंक काम करता है। व्यापारिक बैंकों को देखा जाए तो देख रेख जो है कहीं ना कहीं से भारतीय स्टेट बैंक ही कार्य करता है। और विनिमय पत्रों का क्रय विक्रय करता है। एजेंसी संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सभी क्या करता है, स्टेट बैंक ही करता है। ये भी देखिए महत्वपूर्ण रूप से काम हो जाता है। चेक के रेखांकन से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। तो चेक क्या होता है? व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों प्रकार के लेन देन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला भुगतान का एक बहुत विशेष माध्यम है। यह एक लिखित आदेश होता है प्रिय विद्यार्थियों। रेखांकन का मतलब इसे कहा गया, ये आपका चेक हो गया, रेखांकन देखिए हो जाता है पहले लाइनें। तो ये एक लिखित आदेश होता है जो बैंक जारी करता है, और बैंक को जारी करता है यानी ड्रार के खाते से क्या होता है, चेक पर नामित व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का क्या किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि भैया इतना जो राशि है वो कर दीजिए। ठीक है ना, और रेखांकित किया गया रहता है। देखिए, रेखांकित का मतलब शीघ्र से जो इसका भुगतान होना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। उत्पत्ति ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं? उत्पत्ति ह्रास नियम को आप लोग जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि एक महत्वपूर्ण भौतिकी का नियम है जो कहता है कि किसी बंद प्रणाली में द्रव्यमान का कुल योग अपरिवर्तित रहता है। यह नियम मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उत्पत्ति ह्रास नियम के रूप में जो है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण उपयोग उत्पत्ति ह्रास नियम जो आपका हो गया, महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्पत्ति ह्रास नियम जो होता है, देखिए जो जैसे जैसे उपभोग होती है चीज़ें तो फिर उसमें आवश्यकता की संतुष्टि भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, समाप्त होती रहती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जो आप लोग का यहाँ पर जो वाणिज्य का है सेकंड सेट, इसके सेकंड के सेट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अति लघु का यहाँ पर भी संभावित दायित्व से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, संभावित दायित्व का मतलब होता है कि अनुबंधन के उल्लंघन न करने पर भी क्या होता है, क्षतिपूर्ति जैसे प्रावधानों के माध्यम से विशिष्ट जिम्मेदारियों को स्वीकार करना। अनुबंधन का उल्लंघन करने का अर्थ होता है कि आप सहमत शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं, जैसे कि कोई भी हो गया सेवा दर से देना या बिल्कुल न देना। तो ये सब जो चीज़ें हो गई जब आप करते हैं तो उसको हम लोग संभावित दायित्व का मतलब हो गया अपने दायित्वों से पीछे हट रहे हैं। ठीक है। विनिमय पत्र कितने प्रकार से स्वीकृत किए जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों? तो देखिए, अधिकांश मामलों में देखा जाए तो आहरितकर्ता के रूप में अगर देखा जाए तो आहरितकर्ता को बिल पर क्या करता है, हस्ताक्षर करके उसे स्वीकार करना होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है। ठीक है ना।
तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका प्रश्न जो है। भारतीय रिजर्व बैंक का सामान्य बैंक के रूप में क्या कार्य किए जाते हैं प्रिय विद्यार्थी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक की बुनियादी कार्य बैंकों का नहीं, नोटों का निर्गमन करना, ठीक है ना, रिजर्व को बनाए रखना मतलब मुद्रा का, और भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करता है, बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, वाणिज्यिक बैंकों पर पूरा कंट्रोलिंग होता है केंद्रीय बैंक का ही, और भारत में मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना, देखिए महत्वपूर्ण रूप से भारतीय रिजर्व का बैंक का ये बुनियादी काम है, और देश की मौद्रिक तथा ऋण प्रणाली की संरचना व्यवस्था को भी जो है यही भारतीय रिजर्व बैंक ही संचालित करता है। एकल व्यवसाय क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? एकल व्यवसाय को की विशेषताएं बताइए। तो एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एकल व्यवसाय। देखिए, एक ऐसा व्यवसाय जिसे एक ही व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, वही सभी निर्णय लेता है, हालांकि मालिक जो होता है कर्मचारी रख सकता है। एकल स्वामित्व वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है, और व्यवसाय द्वारा लिए गए किसी भी ऋण के लिए वही जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण रूप से जो होता है एकल व्यवसाय की विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। एकल व्यवसाय बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है एकल व्यवसाय किसे कहते हैं, या विशेषता बताइए इसकी। उस मशीन को समझाइए जिसके द्वारा कर्मचारी के आने और जाने का समय रिकॉर्ड होता है। फिर विद्यार्थियों देखिए उसे हम लोग क्लॉक इन क्लॉक मशीन क्या कहते हैं? क्लॉक इन क्लॉक मशीन। क्लॉक इन क्लॉक मशीन देखिए होता है महत्वपूर्ण रूप से जो उपयोग करने में क्या होता है, लाभ मिलता है कर्मचारियों अपने काम के समय के लिए लिए गए ब्रेक और किए गए ओवर टाइम पर कड़ी नज़र रखते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें उचित भुगतान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों उसको जो है किया जाता है, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। तो ये अति लघु का सेशन था जो कि दोनों ही सेटों से आप लोग को बताया गया। तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए इसको, और ज़बरदस्त तरीके से रीजे सर का कहना है कि पढ़ने के साथ साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, ठीक है। तो फटाफट जो है जाइए प्रिय विद्यार्थियों अपने क्लासमेट पर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।